अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, फिर हम इसका मेंडल्स के जो लॉ था उससे रिलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फंक्शन क्या है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के, क्यों जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है, फिर उस किस मैकेनिज्म के तहत हो रही होती है वो देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे डिफरेंट, फिर क्या जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को डिटेक्ट किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो किस वे से किया जा सकता है वो देखेंगे, फिर डिजीजेज हैं जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की वजह से हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ना जैसे कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनोमिक मीन जीन से निकला हुआ है, इम्प्रिंटिंग मीन मार्किंग, कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम था तो उसके ऊपर क्या कर दिया, ये स्पेसिफिक जीन्स है उसका, ये मार्क नहीं हुआ था, लेकिन ये क्या है इसको मार्क करके क्या दे टर्न ऑफ करवा दिया हुआ है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग मीन टर्न ऑफ करवा देना जीन्स। सिंपल कहें तो इज अ प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग ऑफ जीन्स। अब मैकेनिज्म है मोस्टली जो यूज हो रहा है वो डीएनए मिथाइलेशन है, थ्रू डीएनए मिथाइलेशन। इसके अलावा भी बाकी हिस्टोन मॉडिफिकेशन, नॉन कोडिंग आरएनए भी यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स पर, कि जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है उसमें क्या था कि अब जैसे एग और स्पर्म होते हैं, इनके पास 23 क्रोमोसोम्स है ह्यूमन के केस में, ठीक है, 23। तो ये आपस में मिलकर बनाते हैं 46 पेयर, जो कि 23 क्या बन जाते हैं, 23 पेयर्स बन जाएंगे। तो इस तरह पेयर की फॉर्म में होता है। जब जाइगोट होता है ना, जाइगोट में इस तरह बिल्कुल ऐसे ही होता है, उस वक्त कोई इम्प्रिंटिंग नहीं होती, जो क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई इम्प्रिंटिंग नहीं होती जाइगोट की स्टेज। जितनी भी इम्प्रिंटिंग पहले होती है वो रिमूव हो जाती है इस लेवल पर। अब कोई इम्प्रिंटिंग नहीं है। अब जैसे ही जाइगोट से डेवलपमेंट हो रही होती है तो फिर क्या है, इम्प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो डिफरेंट जीन्स के लेवल पर इम्प्रिंटिंग होती है, डिफरेंट जीन्स डिफरेंट पोजिशन पर क्या हो जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों जो जीन्स हैं वो एट अ टाइम वर्क नहीं कर रहे होते, बल्कि उनमें से एक दो जीन्स की जो दो लीज होती हैं उसमें से एक टर्न ऑफ हो जाती है थ्रू जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब ये जो क्रोमोसोम है ये एफ से रिप्रेजेंट करके ये फादर की तरफ से आया हुआ है और ये मदर की तरफ से आया हुआ है। अगर ये क्रोमोसोम का एक पेयर हम ले लें, 23 पर पेयर में से सिर्फ एक पेयर को, तो उस पर अब दो केस हो सकते हैं, कि अगर फादर वाला इस पे स्पेसिफिक जीन्स क्या हो जाए, मार्क होकर टर्न ऑफ हो जाए, तो इसको कहते हैं, क्योंकि ये फादर वाले पे इम्प्रिंटिंग हुई है, जिसे कहते हैं पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, ठीक है, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। और अगर यही क्या हो कि ये जो फादर वाला था ये बिल्कुल ठीक रहे, और ये लेकिन मदर वाले क्या जीन पे क्या हो जाए, इम्प्रिंटिंग हो जाए और ये टर्न ऑफ हो जाए ये वाला जीन इस क्रोमोसोम पर, जो तो उसको कहते हैं मैटरनल इम्प्रिंटिंग, ठीक है, इसको कहते हैं मैटरनल इम्प्रिंटिंग। और एक चीज आपको बता दें कि ये सारे जितने भी जीन्स होते हैं हमारे, हर जीन्स के कम से कम दो एलील्स होते हैं ना, तो जितने भी जीन्स होते हैं सब में ये इम्प्रिंटिंग नहीं होती, बल्कि ये फ्यू नंबर्स हैं जिन पर इम्प्रिंटिंग हो रही है, ये स्पेशल। अब देखेंगे हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड मेंडलिज्म, यानी कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का मेंडल्स के जो लास्ट से क्या रिलेशन है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि दो लील्स होती हैं जिनमें से सिर्फ एक काम करती है, लेकिन मेंडल्स क्या कहता है, मेंडल्स के लॉ में कहता है कि दोनों लील्स, जिस तरह उसने कहा था, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट हों या होमोजाइगस रिसेसिव हों तो दोनों काम कर लेती हैं मिलके, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत लील्स वर्क कर, जैसे को डोमिनेंस वगैरह का कंसेप्ट भी आया था। तो लेकिन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या है, एक जीन क्या हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, और जबकि दूसरा जीन क्या है, वर्क कर रहा होता है, सिर्फ एक लील एट अ टाइम काम करती है, एक जीन्स की सिर्फ एक लील। इसमें जीन्स की दोनों लील्स क्या हो जाती हैं, दोनों लील्स काम कर रही थी। ये मेंडल्स ने दिया था, प्रपोज किया था। लेकिन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एडवांस बाद में डिस्कवर हुआ है, तो उसने बताया कि ये सब पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि कुछ जगह पर ये अप्लाई नहीं हो सकता मेंडल्स का। फिर डोमिनेंसी, डोमिनेंट रिसेसिव वाले जो ट्रेड्स हैं ना वो सिर्फ यहीं पर अप्लाई होती हैं, अप्लाई हेयर ओनली, ठीक है, मेंडल्स अप्लाई कर के केस में ओनली, जबकि यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। ऐसे जीन्स जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के अंडर आते हैं, जिनमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है, उनमें ये डोमिनेंट रिसेसिव वाला कोई केस नहीं, डज नॉट अप्लाई, कि एक अगर रिसेसिव है तो खैर है, दूसरा डोमिनेंट तो है ना कम से कम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आर है और दूसरा स्मॉल आर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वाला स्मॉल, दोनों में से अगर एक स्मॉल आ रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि डोमिनेंट वाला है ये प्रॉपर वर्क कर लेगा। नो, इट्स डजंट मीन लाइक दैट। इसका मतलब ये होता है कि अब इनमें से रैंडमली जो इम्प्रिंटिंग होनी होती है, हो सकता है कि यही टर्न ऑफ हो जाए, तो यही टर्न ऑफ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये डिजीज वाला है तो ये डिजीज शो करवा देगा।
सो इसका ये मतलब होता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ग्रोथ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्यों हो रही है, इसका क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर। तो ये ग्रोथ करवा रहा है, नॉर्मल इसका रोल है डेवलपमेंट में, जैसे कि ग्रोथ करवा रहा होता है एम्ब्रियो की, उसके बाद बिहेवियर पर भी इफेक्ट करता है। स्टेम सेल्स, जो स्टेम सेल्स होते हैं जनरली हर तरह के सेल्स बना, लेकिन स्पेसिफाई होते जाते हैं ऐसा स्टेम सेल्स, तो उनमें भी ये रोल प्ले कर रहा होता है स्पेसिफिकेशन में सेल्स की, और भी डिजीज में। ये भी हम एट द एंड देख लेंगे कैसे। फिर फंक्शन ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को एक्सप्लेन किया गया थ्रू पेरेंटल कन्फ्लिक्ट थ्योरी। पेरेंटल कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो इस थ्योरी के मुताबिक जो दोनों पेरेंट्स होते हैं, फादर और मदर, ये दोनों एक दूसरे को के साथ टग ऑफ वार में होते हैं। इसमें जो जीन्स होते हैं एक दूसरे का टग ऑफ वार में होते हैं डेवलपमेंट में एम्ब्रियो की। वो कैसे, वो आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली जो स्पर्म और एग मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो इस लेवल पर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें। जब ये मिल जाते हैं तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इस लेवल पर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई इम्प्रिंटिंग नहीं होती, नो इम्प्रिंटिंग, ये बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 15 की एग्जाम्पल ली गई है, तो अब इसमें एक जीन होता है दैट इज IGF2। इसे कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, कि इंसुलिन जैसा ग्रोथ फैक्टर 2, इंसुलिन जैसी इसकी ग्रोथ फैक्टर। इसका बहुत रोल प्ले है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में, कि जो ग्रोथ हो रही होती है एम्ब्रियो की, उसमें बहुत रोल है इसका, ग्रोथ को इनहेंस करता है। और एक और जीन है जिसे कहते हैं IGF2R, आर मीन रिसेप्टर। तो इसे IG स्मॉल भी लिख सकते हैं, IG लार्ज भी, यानी IGF2R, ठीक है। ये रिसेप्टर IGF2, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, एंड उसका रिसेप्टर ये जो है ये ग्रोथ को इनहेंस करता है। और ये ग्रोथ को क्या करता है, जब ये एक्टिवेट होता है ये वाला जीन, तो ये क्या करता है, ये ऐसे रिसेप्टर बनाता है जिससे ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब जैसे ही जाइगोट बनता है, तो क्या करते हैं कि जो फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम होता है, डैड इज ये ग्रीन वन, तो इसके ऊपर जो IGF2 वाला होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली लोकेशन है उसकी, ये वाली लोकेशन है उसकी, ठीक है, अगर ये, तो यहाँ पर भी वही है, सेम है IGF2, ठीक है, ये वाला जीन है दोनों तरफ IGF2। अब क्या होता है कि पहले दोनों में एक्टिव था, लेकिन जैसे ग्रोथ एम्ब्रियो उसकी ग्रोथ होनी होती है, नॉर्मली दोनों एक्टिव थे। फिर क्या कहते हैं, जो फादर वाला है ना वो एक्टिव रहता है, IGF2 एक्टिव रहता है, और जो मदर वाला है ये क्या कहते हैं, शट डाउन हो जाता है। यहाँ पे होते हैं मटरनल इम्प्रिंटिंग, कि जो मदर वाला है वो इम्प्रिंटेड हो जाता है, और जो IGF2 जो फादर के ऊपर है वो क्या कहते हैं, वो इम्प्रिंटिंग नहीं होता, बल्कि वो रोल प्ले कर रहा होता है डेवलपमेंट में, जिससे क्या होती है, ग्रोथ फास्ट हो जाती है एम्ब्रियो की, फास्टर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट यहाँ पर एक और एंजाइम, एक और जीन है दैट इज IGF2R रिसेप्टर। मैंने बताया था IGF2R रिसेप्टर्स। ये क्या होता है कि फादर एट अ टाइम दोनों में से, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। तो अगर फादर को ये वाला रन करना है तो इसका मतलब है ये शट डाउन करना पड़ता है। तो ये पैटर्नल इम्प्रिंटिंग भी होती है साथ में, लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम और डिफरेंट जीन्स पर। अब ये वाला एक्टिव होता है, ठीक है, ये ट्राई करता है, ये जो हमारे एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट से नेक्स्ट डेवलपमेंट हो रही थी, जिसको कहता है कि बहुत ज्यादा, इससे IGF2 कहता है ग्रोथ को बढ़ाते जाओ, और ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर ये इम्प्रिंटिंग ना हो तो क्या होगा कि ये दोनों मिलकर इतने वर्क करेंगे, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन साइज को कंट्रोल रखना होता है, इसलिए ये खुद एक क्या करते हैं, जीन को शट डाउन कर देते हैं। अब ये भी इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये क्या है, ग्रोथ फिर भी चलती जा रही होती है। और मदर वाला की तरफ से जो एक्टिव होता है वो होता है IGF2R, ये एक्टिव होता है, ठीक है, और काम कर रहा होता है, ग्रोथ को रोक रहा होता है, सप्रेस दी ग्रोथ, ताकि जो एम्ब्रियो है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है फीटस की, वो बहुत ज्यादा ना बड़ी हो जाए, ठीक है, एक लिमिट में है, सप्रेस दी ग्रोथ। इस तरह दोनों मिलके क्या कर रहे होते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन करवा रहे होते हैं। तो ये इससे आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि पेरेंटल कन्फ्लिक्ट थ्योरी, यानी कि ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी ये बता रही है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग फंक्शन कैसे कार्य होती है, कि अगर यहाँ पर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग नहीं ना होगी
तो एम्ब्रियो अगर 9 माह में नॉर्मल एक जेस्टेशन पीरियड है तो 9 माह में उसका साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जाए और जो कि नुकसान दे सकता है मदर को भी। सो ये फिर जीन्स क्या हो जाते हैं, उनमें ग्रोथ वाले जीन्स मदर अपने एक्टिवेट और उनको डीएक्टिवेट करवा लेती है और थ्रू जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और जो फादर वाले उसको को भी इफेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही होती है थ्रू IGF2R के तक। अब नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कैसे कैसे हो रही थी, हम यहाँ पे 3 वेज डिस्कस करते हैं कि इन मैकेनिज्म के तहत क्या है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है, जिसमें सबसे ज्यादा है मिथाइलेशन के थ्रू होती है। इसमें एक एंजाइम होता है DNA मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, DNA मिथाइल ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम क्या करता है कि ये एबिलिटी रखता है कि नॉर्मल जो जीन था, अगर ये जीन था लेकिन ये एंजाइम एक्ट करता है DNT, ठीक है, तो उसके बाद जीन ऐसा बन जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, मिथाइलेशन हो जाती है और वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ हो गया हुआ है थ्रू जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो अब ये कैसे काम कर रहा होता है, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं करवाता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन, ठीक है, उसकी 5th कार्बन पर, जो साइटोसिन का रिंग होता है ना, उसकी 5th कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस होती है उसकी 5th कार्बन पर ऐड करवाता है। क्या ऐड करवाता है, ऐड करवा रहा होता है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। साइटोसिन जो है उसके जो 5th कार्बन पर ऐड करवाता है मिथाइल ग्रुप, इसको कहते हैं मिथाइलेशन। लेकिन एक और वे भी है कि जो साइटोसिन की सीक्वेंस भी बड़ी मैटर कर रही होती है कि जो सीक्वेंस हो ना वो साइटोसिन फास्फेट मीन जो दरमियान फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, फास्फेट प्लस गुआनिन मीन CPG, ये वाली जो सीक्वेंस होती है ये बहुत फेवर कर रही होती है। ये सीक्वेंस को देखता है ये वाला एंजाइम, और इस सीक्वेंस को देखते हुए साइटोसिन की 5th कार्बन पर क्या ऐड करवा देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करवा देता है। लेकिन नॉन SPG जो साइटोसिन उस पर भी करवा सकता है ये। अब सेकंड वे है वो दैट इज, सेकंड वे इज नॉन कोडिंग RNA। जो आपको पता है जो कोडिंग सीक्वेंस होती हैं, जैसे मैसेंजर RNA बनता है पहले DNA से, जो RNA बनता है, ठीक है, अब वो मैसेंजर RNA होता है, तो अगर उसने प्रोटीन वगैरह बनानी थी है तो उसमें वक्त क्या होता है, इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में एक जो मैसेंजर RNA में सिर्फ बच जाता है, दैट आर सिर्फ एक्सॉन, बाकी एंट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या है, रिमूव कर दिए जाते हैं। एंट्रॉन्स कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस को, तो ये वही है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, वो जो RNA नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ RNA। और ये किस फॉर्म में मोस्टली पाई जाती है, माइक्रो RNA, माइक्रो RNA, इन्हें कहते हैं miRNA। अब क्या करते हैं कि miRNA जो होते हैं ये जाकर जिन जीन्स को स्विच ऑफ करना होता है वहां पर जाके लग जाते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देते, ये मीन जीन एक्सप्रेशन नहीं होने देते, ये साइलेंट कर देते हैं, ये साइलेंसिंग में रोल कर देते हैं। अब आता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल DNA है वो इस तरह रैप किया होता है हिस्टोन के जिस न्यूक्लियोसोम के अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके क्या करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इनके करवा देते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि ये इसको टाइटली बाउंड कर लेते हैं अपने साथ, इतनी टाइटली बाउंड कर लेते हैं DNA को, टाइटली बाउंड DNA इतने टाइटली बाउंड कर देते हैं कि अनअवेलेबल हो जाता है किसी भी जीन एक्सप्रेशन के लिए, मीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती टाइटली बाउंड होने की वजह से। नो जीन एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नहीं हो पाती, और इस तरह ही हिस्टोन मॉडिफिकेशन काम कर रही होती है।
अब आता है डिटेक्शन ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जीन्स के। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जीन्स की डिटेक्शन कैसे की जाती है? उसमें क्या करते हैं, सेल सैंपल लेते हैं, तो उसमें से सेल में से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो, उसको ट्रीट करते हो। फिर उसके एट द एंड आप सीक्वेंस, डेफिनेटली आपको पता है कि जो डीएनए है वो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इन्हीं के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है, ए जी यानी अर्जिनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करने के बाद भी जो साइटोसिन है वो साइटोसिन ही रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो इसका मतलब है कि मिथाइलेशन हुई हुई है। क्योंकि मिथाइलेशन की वजह से इसने प्रोटेक्ट कर दी है। मिथाइलेशन, इसके ऊपर मिथाइलेशन होती है तो जो क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से बचा देती है। तो अगर जो मिथाइलेशन नहीं हुई होती तो फिर क्या होता है कि ये जो साइटोसिन है ये यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है नो मिथाइलेशन, नो मिथाइलेशन। सो अगर तो साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट हो जाए तो मिथाइलेशन नहीं हुई हुई, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऊपर ग्रुप नहीं है। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक ग्रुप है जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ खुद रिएक्ट कर लेता है, लेकिन साइटोसिन को क्या कर नुकसान नहीं पहुंचाने देता। तो क्या होता है, वो सेम टू सेम रहता है। तो इसका मतलब है अगर हमें सीक्वेंस में फिर सी ही मिले, यूरासिल ना मिले, तो हम कहेंगे कि मिथाइलेशन हुई हुई है। अब आते हैं जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग वजह से डिजीज हो रही है, दैट इज बैकवेट वाइटमैन सिंड्रोम, इसे BWS कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो जीन है IGF2, जिसे कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ये जो हाई ग्रोथ रेट करवा रहा होता है किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है, एम्ब्रियो की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ जो फादर होता है उसमें ये वाला जीन एक्टिव होता है, ठीक है, इसमें एक्टिव होता है, जबकि इसमें क्या हो जाता है कि ये डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन नॉर्मल तो यही हो रहा होता है, जो जैसा कि मैंने पीछे बताया। लेकिन क्या होता है कि इस डिजीज में ये जो मदर वाला है ना, ये नॉर्मल है, लेकिन इस डिजीज में क्या होता है कि ये जो मदर वाला है ये फादर वाला है अगर, और ये मदर वाला, फादर एंड मदर, इसमें क्या होता है कि ये जो मदर वाला था ये भी क्या हो जाता है, जो इम्प्रिंटिंग है किसी न किसी वजह से हट जाती है या इम्प्रिंटिंग नहीं हो पाती इसके ऊपर। तो अब ये दोनों मिलकर काम, पहले तो एक कह रहा था कि ग्रोथ को हाई स्पीड करो, एक प्रोटीन बना रहा है कि जो ग्रोथ को बहुत ज्यादा एनहेंस कर रहे होते हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, एनहेंस कर देंगे ग्रोथ को, एनहेंस ग्रोथ। तो उससे क्या हो जाएगा, ग्रोथ जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो उसका जो साइज है, एम्ब्रियो जो फीटस का जो साइज हो जाएगा वो बहुत बड़ा, फीटस साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो इस केस में क्या होता है, ये जो ऐसे बेबीज होते हैं तो उनके जो अर्ली एज होती है ना, अर्ली एज में ही कैंसर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अर्ली एज में कैंसर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके सेल में ये दोनों एक्टिव होते हैं। IGF2 जो कहते हैं कि इनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और आपको पता है सेल ऐसे कैंसर भी यही है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। सो तो ये कैंसर की तरफ लीड कर देते हैं अर्ली एज में।